Good morning, student. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, class 8. Myself, कैलाश चोटिया. मेरा नाम कैलाश चोटिया है और जो रतनगढ़ में रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल है, बेस्ट स्कूल है, वहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 में मैं सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ. नोट्स के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जा रही है. आज हमारा सामाजिक में जो दूसरा अध्याय है, कंपनी व्यापार से कैसे साम्राज्य स्थापित करती है, वो आज समाप्त हो जाएगा. कल से हम तीसरा पाठ पढ़ना शुरू करेंगे. तो आज बच्चों 10 तारीख है. 10 तारीख को आज आपको हम जो दूसरा पाठ है उसके जो अंतिम बिंदु है उसको हम आपको पढ़ाएंगे. आज को आपको उसके बारे में बताया जाएगा. इससे पहले मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार कंपनी ने अपनी शासन सत्ता को उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किए थे. जैसा कि आपको पता है, अंग्रेजों के काल के अंतर्गत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कानून पारित किया गया था, जिसके तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था. इसके अलावा कलकत्ता में, जो बंगाल की राजधानी थी कलकत्ता या कालिकता में, अपीलीय अदालत सदर और निजामत अदालत की स्थापना की गई थी. भारतीय जो पद था उसमें कलेक्टर का पद, जैसे मैंने आपको बच्चों कल बताया था, कलेक्टर का पद सबसे बड़ा था. वर्तमान में जो हमारे जो जिला में जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे कलेक्टर कहते हैं. और ये कलेक्टर का पद था, वो अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा उस समय ही ईजाद कर दिया गया था. कलेक्टर का मुख्य कार्य लगान और करों को वसूल करना था. लगान और करों को वसूली करना, लगान और करों को इकट्ठा करना और कंपनी के राजकोष में उन्हें जमा करवाना था. तो जो कलेक्टर था उसका प्रमुख कार्य लगान और करों को इकट्ठा करना, लगान और करों को इकट्ठा करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करना और उसे जो केंद्रीय राजकोष है उसमें जमा कराना था. इसके अतिरिक्त कलेक्टर था वो जो स्थानीय न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और जो दरोगा होते थे, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था. तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श करना, पुलिस अधिकारी दरोगा से समन्वय स्थापित करना और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिले में कानून व्यवस्था को लागू करना, ये कलेक्टर का काम होता था. कलेक्टर इसका काम करता था. इसके अतिरिक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ. जैसे धर्मशास्त्र, संस्कृत में जो भी कृतियाँ होती थी, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग, उपनिषद, संहिता, मनुस्मृति, जो संस्कृत में जो रचनाएं थी जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी. सामाजिक तौर तरीके क्या हो, सामाजिक व्यवस्था क्या हो, आर्थिक प्रणाली कैसे हो, जो सामाजिक प्रबंधन है वो कैसे किया जाए. इसके अतिरिक्त जो आचरण के सिद्धांत थे उसकी व्याख्या की गई थी. और ये धर्मशास्त्र, ये जो धर्मशास्त्र थे, हिंदू धर्मशास्त्र थे, वो ईसा पूर्व से करीब 500 वर्ष पहले ही लिख दिए गए थे. वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद तो अपौरुषीय थे, यानी इनकी रचना साक्षात भगवान ने की थी. वेदों को अपौरुषीय माना गया है. वेदों के अलावा वेदांग, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, ये भी जो साहित्य लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे और इन साहित्यों की रचना है वो संस्कृत में की गई थी. ये लगभग ईसा पूर्व 500 वर्ष से पहले लिख गए थे, लिखे जा चुके थे. चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद वेदांग हो, ये सब के सब ईसा से 500 वर्ष पहले या 500 बीसी पूर्व ही लिखे जा चुके थे. इनकी रचना है वो 500 बीसी में कर दी गई थी. धर्मशास्त्र वो थे जिनमें हिंदू कानून, हिंदू संहिता थी. तो अंग्रेजों के काल में जब कंपनी को
तो उन्होंने 11 पंडितों से, क्योंकि हर धर्मशास्त्र में अलग अलग व्याख्या दी गई है, तो उन्होंने 11 पंडितों की या 11 पंडितों की सहायता से इन जो असमानता थी उसको भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार किया, जिससे कि समरूपता को स्थापित किया जाए। एन.बी. होलहैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1878 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनके लिए जो मुस्लिम कानून क्या हों, मुस्लिम कानूनों की एक संहिता है वो भी तैयार कर ली गई थी। यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानून बना दिए गए थे। यूरोपीय न्यायाधीश है उन्हें कुरान, शरीयत इनका ज्ञान हो, इन्हें व्यवहारिक रूप से वो समझ सके, इसके लिए उन्होंने एक संहिता भी बना दी थी। 1773 का सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया बच्चों, रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, भारतीय जिलों में कलेक्टर का पद है वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जो कलेक्टर होता था उसका पद है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इजाद किया गया था। कलेक्टर का, और जो वर्तमान में जो कलेक्टर का पद है वो अंग्रेजों के काल के में चालू किया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी ने अपने शासन की सुविधा के लिए कलेक्टर के पद को इजाद किया था। तो कलेक्टर का जो पद था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलेक्ट करने के लिए, कलेक्टर का काम क्या था? कलेक्ट करना। किसका कलेक्ट करना? करों और लगान को कलेक्ट करना, करों और लगान को वसूल करना, करों और लगान को इकट्ठा करना और उसे कंपनी के केंद्रीय राजकोष में जमा कराना। कंपनी का जो केंद्रीय राजकोष था उसमें इसे जमा कराना, ये कलेक्टर का प्रमुख कार्य था। इसके अलावा कलेक्टर अन्य कार्य भी करता था, जिसके तहत वह जिले में कानून व्यवस्था, जिले के न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से उस जिले में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। शांति व्यवस्था बिगड़ नहीं जाए इसके लिए काम करता था। इसके अतिरिक्त आज हम कंपनी की फौज के बारे में बात करेंगे। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन इसकी सत्ता सैनिक ताकत ही थी। कंपनी के साथ सैन्य क्षेत्र में कई नए कानून और सुधार तो आए, लेकिन कंपनी की जो मुख्य रीढ़ की हड्डी थी, कंपनी की जो मुख्य ताकत थी वो उसकी सैन्य संगठन में थी। सेना को प्रशिक्षित करना, अनुशासित करना, व्यवस्थित करना, कंपनी ने इसे अपना महत्वपूर्ण कार्य माना। इसके लिए भारतीय सिपाहियों, भारतीय जातियों से सिपाहियों की नियुक्ति की जाने लगी थी जो सैनिक कार्य में दक्ष होते थे। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार सेना और पैदल सेना पर निर्भर थी। मुगल फौज थी, कंपनी से पहले जो भारत में मुगल फौज थी वह मुख्य रूप से अपनी सैनिक और पैदल सैनिकों की टुकड़ी पर निर्भर थी। अपनी सैनिक और पैदल सैनिकों पर वो ज़्यादा निर्भर थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी में प्रशिक्षित किया जाता था। सेना के इसको देखते हुए ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या थी। 18वीं शताब्दी के आते आते जब कंपनी के अवध और बनारस जैसी रियासतें थी, वहाँ से कंपनी ने क्या किया, किसानों की भर्ती करनी शुरू कर दी और उन्हें पेशेवर सैनिक के रूप में ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो ये सूरत बदलने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, तो उसने यही तरीका अपनाया। उसने अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या सिपाही कहा करते थे या आर्मी कहा करते थे। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहा करते थे। आर्मी थी वो अंग्रेजों के या कंपनी के अधीन होती थी। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध नीति में बदलाव आया, कंपनी की सेना में जैसे जैसे कंपनी युद्ध नीति में बदलाव आने लगा, कि कंपनी को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, अफगानिस्तान, बर्मा के मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था, तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या वो कम होने लगी। अब पैदल सैनिकों की, जो पैदल सैनिक थे वो बंदूकों से लैस होते थे, ऐसे सैनिकों की संख्या में
बढ़ोतरी होने लगी। ऐसे सैनिकों की मांग ज़्यादा होने लगी जो पैदल होते थे, जो विभिन्न आयुधों को चलाने में निपुण माने जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना की भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना में सिपाही या आर्मी कहा करते थे। अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपाही। सिपाही पद है ना, जो भारतीय शब्द है सिपाही, इसे बना हुआ है सिपाही। सिपाही का अर्थ होता है आर्मी, ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में जो सैनिक होते थे उनको सिपाही कहा जाता था। ब्रिटिश आर्मी के अधीन जो सैनिक कार्य करते थे उन्हें सिपाही कहा जाता था। क्योंकि कंपनी को बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से लड़ाई लड़ रही थी, जहाँ पर सिपाही मास्केट और मैचलोक से क्या होते थे? मैचलोक से लैस होते थे। मैचलोक क्या था अभी? मैचलोक बंदूक थी एक प्रकार की जिसमें बारूद को माचिस लगाकर जलाया जाता था। मैचलोक क्या था? एक प्रकार के बंदूक थी जिसमें बारूद को माचिस लगाकर है उसे जलाया जाता था। मस्केट क्या थी? मस्केट पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। मस्केट क्या थी? जो पैदल सैनिक होते थे, जो कंपनी की ओर से नियुक्त होते थे, वो सैनिक एक भारी बंदूक का प्रयोग करते थे जिसे हम मैस्केट कहते हैं। वो सैनिक जो एक भारी बंदूक का इस्तेमाल करते थे उन्हें मैस्केट कहा जाता है। जो सैनिक भारी बंदूकों का प्रयोग करते थे उन्हें मैस्केट कहते थे। मैचलोक शुरुआती दौर में जो बंदूक होती थी जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी के साथ जलाया जाता था, माचिस की चिंगारी से उसको सुलगाया जाता था। तो मैचलोक, ये ध्यान में, मैस्केट और मैचलोक ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है। मैस्केट क्या थे? पैदल सिपाहियों के द्वारा जो भारी भरकम बंदूक इस्तेमाल की जाती थी और जिसे निशाना लगाया जाता था उसे हम मैस्केट कहते हैं। और मैचलोक क्या थे? शुरुआती तौर पर जो बंदूक होती थी जिसमें जो बारूद होता था उस बारूद को माचिस की तीली के साथ उसको सुलगाया जाता था, उसको हम मैचलोक कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी के दौर में एक नई सैनिक संस्कृति विकसित होने लगी। सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित, अनुशासित किया जाने लगा। सैनिकों को प्रशिक्षित, अनुशासित और उनकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। और प्रशिक्षित, अनुशासित और ट्रेनिंग होने के बाद ही उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती किया जाने लगा। इसके लिए भारतीयों की भर्ती की जाने लगी। कंपनी ने बड़ी मात्रा में गाँवों से भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सैनिकों के रूप में उनकी भर्ती की। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों की भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो धीरे धीरे सूरत बदल गई। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी ने भी अपनी युद्ध तकनीक बदल दी। मैस्केट और मैचलॉक जैसी बंदूकें आ गई थी। मैस्केट क्या थी? एक भारी बंदूक थी जिसका प्रयोग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही करते थे, जबकि मैचलॉक शुरुआती तौर पर एक ऐसी बंदूक थी जिसमें जो बारूद होता था उसको चिंगारी लगाकर, उसको चिंगारी तीली के द्वारा उसको चिंगारी लगाकर उसको सुलगाया जाता था। तो मैचलॉक या मैस्केट थी, वो उस समय की काल की प्रारंभिक बंदूकें होती थी। सिपाहियों को कंपनी ने यूरोपीय प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासित में रहना सिखाया था। सिपाहियों को कंपनी ने क्या किया? यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना, उनको अभ्यास करना और उनको अनुशासन में रहना सिखाया था। अब सैनिकों का जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। अब सैनिक है वो पहले से ज़्यादा ट्रेंड थे, अनुशासित थे, व्यवस्थित थे। कंपनी की ओर से वो ज़्यादा वफादार थे। अंग्रेज जो कंपनी के अंतर्गत जो अपने यूरोपीय सैनिक होते थे उनकी भावना को भी जल्दी से नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उनकी भावना का भी कंपनी को ध्यान रखना पड़ता था। तो 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतें में किसानों की भर्ती की जाने लगी तो उन्हें पेशेवर सैनिक कमर्शियल ढंग से उनको प्रशिक्षित, अनुशासित और उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। उनको अनुशासित किया जाने लगा था, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या सैनिक कहते थे। अंग्रेज अपनी जो सिपाही होते थे उनको सिपाही, जिसे भारत में जो वर्ड है सिपाही, उसी का अंग्रेज संस्करण है। सिपाही का अर्थ है सिपाही। 1820 के दशक में युद्ध की तकनीक धीरे धीरे बदलने लगी। कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की संख्या है वो कम होने लगी और पैदल सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। अब सैनिकों को मैस्केट एक भारी भरकम बंदूक होती थी जिसे सैनिक वो अपने कंधे के पास ले जाकर उसे चलाते थे, जबकि
मैचलॉक एक प्रकार से वह बंदूक होती थी जिसमें बारूद था, उसे माचिस की सहायता से सुलगाया जाता था। बारूद को सुलगाकर उसमें आग पैदा की जाती थी। कंपनी के सिपाहियों की बदलती सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पैदल टुकड़ियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपनी पैदल टुकड़ियों को मजबूत करना, पैदल टुकड़ियों को मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। पैदल टुकड़ियों को उन्होंने मजबूती देना शुरू कर दिया था। सिपाहियों को कंपनी ने यूरोपीय ढंग से, जो सिपाही थे जो कंपनी की ओर से भाग लेते थे, उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना, अनुशासित रखना और ट्रेनिंग देना, ये उन्होंने शुरू कर दिया था। अब सैनिकों का जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। वो अनुशासित थे, प्रशिक्षित थे और ज़्यादा आर्म्ड थे, ज़्यादा ट्रेंड थे। लेकिन कंपनी अपने जो सैनिक थे, जो कंपनी में काम करने वाले जो यूरोपीय सैनिक थे, उनकी भावनाओं का भी नज़रअंदाज वो नहीं कर सकती थी, उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखती थी। कंपनी अपने यूरोपीय सैनिकों को ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा भत्ते, ज़्यादा सुविधाएं देती थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, कंपनी की फौज। ये इस अध्याय का, दूसरे अध्याय का लास्ट टॉपिक है। कल से हमारा अध्याय नंबर 3 शुरू हो जाएगा। इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद में आपको बड़े बड़े शब्द दिखाई देंगे, इसको आपको जूम करना है, लिखना है, याद करना है। कंपनी की फौज, इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखने, याद करने, ये आपका होमवर्क है। इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।